Good morning, dear student. Today's our topic है is there a way one can grow more from the same land? यानी is there a way one can grow more from same land? यानी कि एक ही धरती पर या एक ही जगह पे हम एक से अधिक फसल भी उगा सकते हैं। कैसे? देखिए, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, यानी यहाँ पर फसलों को उगाने की फैसिलिटीज क्या है, अवेलेबल है, उपलब्ध है। पालमपुर रिसेंबल विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि पालमपुर जो गांव है ये उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट है, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, यहाँ की जो जमीन है पूरी जमीन कल्टिवेटेड है, पूरी जमीन जुताई के योग्य है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, यानी कोई परती भूमि या कोई बंजर भूमि नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ, ठीक है, ये रेनी सीजन में हम खरीफ की बात करते हैं, जो जिसे हम लोग धान वगैरह लगाते हैं ना। तो जैसे खरीफ की जो टाइमिंग होती है वो आपकी अ, जुलाई टू अक्टूबर नवंबर तक, जुलाई टू अक्टूबर तक होती है। तो फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, यानी यहाँ पर खरीफ सीजन में क्या उगाया जा रहा है, ज्वार और बाजरा उगाया जा रहा है। दीज प्लांट्स आर यूज टू कैटल फीड, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं ये पशुओं को चारे के लिए भी काम आ जाते हैं और मनुष्य के लिए भी काम आ जाते हैं। इट इज फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की भी खेती की जाती है। इन द विंटर सीजन, रबी, देखिए तीन प्रकार के हमारे पास सीजन होते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन और जायद सीजन। तो रबी सीजन में यहाँ पे वीट की खेती की जा रही है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस, फार्मर कीप्स एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, यानी कि यहाँ पर के किसान क्या कर रहे हैं कि एनफ वीट, पर्याप्त वीट होने पर फैमिली कंजप्शन, यानी कि फैमिली के उपभोग के बाद, फैमिली जैसे ही जितना उपभोग कर लेती है इसके बाद अगर माल बचता है, सरप्लस होता है, तो उसको क्या करते हैं, रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं। बगल में हमारा मार्केट है रायगंज, रायगंज के मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। ए पार्ट ऑफ लैंड एरिया आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, यानी यहाँ पर शुगर केन की भी खेती की जाती है। विच हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, शुगर केन इट्स raw from और जगरी इट्स sold ट्रेड्स इन शाहपुर, यानी कि शुगर केन के जरिए हम शुगर की जो हमारा कच्चा मटेरियल होता है उसको हम पेराई करके जगरी यानी गुड़ बनाते हैं, गुड़ बना करके इसको कहाँ पे भी निर्यात किया जाता है, शाहपुर, शाहपुर में निर्यात, यानी कि शाहपुर में ट्रेडिंग की जाती है इसकी। The main reason why farmers are able to grow their different crops in a year, पालमपुर, यानी कि आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो मेन रीजन है, यानी कि जो मुख्य कारण है, ग्रोथ थ्री डिफरेंट क्रॉप्स, यानी कि तीन अलग अलग फसलें पालमपुर में उगाई जाने, क्योंकि पालमपुर इज डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड विलेज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी यहाँ पे इरिगेशन की भी सिस्टम है, सिंचाई की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सुविधा है। came early to Palampur, its major impact was transfer the system of irrigation, ठीक है। देखिए पर्शियन व्हील्स और till then used to farmers to draw water from the wells and irrigated small field। पर्शियन व्हील्स क्या है, यानी कि एक चक्की के माध्यम से यहाँ पर पानी निकाला जाता था पहले के सीजन में, जैसे लोग बैल से वो मोटर चलाते थे ना, उसी तरह से। पीपल सा, लोगों ने देखा दैट कि इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, यानी कि जो बड़ी एरियाज थी वहां पे लोगों ने क्या किया, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जो पहले जो ट्यूबवेल थे उसको गवर्नमेंट यानी सरकार ने लगाया। सुन इस प्रकार फार्मर्स स्टार्ट सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, इस प्रकार से यहाँ के किसानों ने प्राइवेट यानी निजी ट्यूबवेल्स को लगाना स्टार्ट किया। As a result, by mid 1917, entire cultivated area of 200 hectare was irrigated। इस तरह से जितनी भी वहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड्स थी वहाँ पे 200 हेक्टेयर, ठीक है, 200 हेक्टेयर जो एरिया था वो क्या था, इरिगेटेड था, सिंचित था। 2 हेक्टेयर
2 हेक्टेयर एरिया मतलब 200 इंटू 4 इक्वल टू 800 बीघा, ठीक है, 800 बीघा, क्योंकि आपका 1 हेक्टेयर में 4 बीघा आता है। Not all villages in India have such high levels to irrigation apart from riverine plains, ठीक है, नदी के किनारे जो थे कोस्टल रेंज इन और कंट्री आर वेल इरिगेटेड। देखिए नॉट ऑल विलेज यानी कि सिर्फ गांव में ही नहीं, इंडिया के अन्य कई क्षेत्रों में भी सिंचित क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे नदियों के किनारे, कोस्टल रेंज, समुद्र के किनारे, ठीक है, ये सारे जो एरियाज होते हैं ये वेल इरिगेटेड होते हैं, मतलब सिंचित क्षेत्र में आते हैं। इन द कंट्रास्ट plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation। डेक्कन प्लेट्यू यानी कि जो दक्षिण के जो पठार होते हैं, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह से एरियाज हो गया, ठीक है, तो महाराष्ट्र वगैरह एरियाज में डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण पठार, मतलब कि डेक्कन प्लेट्यू जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ पर इरिगेशन की जो फैक्टर होते हैं वो लो लेवल से, मतलब सिंचाई की सुविधा वहाँ पे कम है। Of the total cultivated area in countries little less than 40% irrigated today। देखिए अगर टोटल परसेंटेज की बात की जाए, टोटल परसेंटेज की बात की जाए तो 40% एरिया ऐसी है जो क्या है, लेस देन 40% इरिगेटेड यानी कि सिंचाई के माध्यम से कम है। इन द रिमेनिंग एरियाज, जो कि बाकी एरियाज में फार्मिंग इज लार्जरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यानी कि बाकी जो एरियाज है यहाँ पे जो हमारी कृषि है ये कहाँ पे डिपेंड करती है, रैन पे। अगर रैन होती है तो वहाँ पे फार्मिंग होगी, अदरवाइज फार्मिंग नहीं होगी, मतलब कि फसल तो लगेगी लेकिन रैन नहीं होगी तो फसल क्या होगी, सूख जाएगी। To grow more than one crop on piece of land during the year is known as multiple cropping। To grow more than one crop यानी कि एक फसल से ज़्यादा, एक फसल से ज़्यादा अगर हम किसी लैंड पे उगा रहे हैं तो वो क्या होता है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे रबी सीजन, खरीफ सीजन, और कहीं कहीं पे सिर्फ रबी सीजन में ही होता है, खरीफ सीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे आपके क्षेत्र में इधर देख लीजिए, जो डोर बस्ती वाले होते हैं ना, तो जो लोग चना वगैरह लगाते हैं वो सिर्फ रबी सीजन में ही लगाते हैं, उनका खरीफ सीजन में खेत खाली होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि पालमपुर के सभी किसान क्या करते हैं, ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप, 2 मुख्य फसलें उगाते हैं। मेनी आर ग्रोविंग पोटैटोज, ठीक है, जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या कहते हैं, पोटैटोज एज ए थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15-20 ईयर, यानी पिछले 25 सालों से यहाँ पर आलू की भी खेती थर्ड पार्ट में की जाती है। इससे पहले यहाँ के लोग क्या करते थे, आपका वीट, बाजरा, शुगर केन, ठीक है, यानी कि मोस्टली वीट और बाजरा ही करते थे, क्योंकि ये बाजरा जो था ये आपका खरीफ फसल का था ना, ये बाजरा जो है आपका ये आपका खरीफ फसल का था, और ये आपका रबी फसल का था, रबी फसल का था, ठीक है। खरीफ में ये भी था, लेकिन जो थर्ड क्रॉप यानी कि तीसरी क्रॉप इन्होंने कौन सी खेती करना शुरू कर दिया, पोटैटोज की, आलू की खेती करना शुरू किया। अब देखिए लेटेस्ट डिस्कस क्या है, टेबल 1.1 में शोज द लैंड अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया, यानी कि एक टेबल आपको अगले पेज पे दिखाया जाएगा, उसमें बताना है कि भारत में कितने कल्टीवेशन लैंड है, ठीक है। मिलियन हेक्टेयर्स प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइड्स व्हाट डज द ग्राफ शो डिस्कसिंग क्लास। तो ये इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है कि पूरे इंडिया में कितने कल्टीवेटेड एरियाज हैं। देखिए 1950 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ये हमारे पास कल्टीवेटेड एरिया थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता गया ना, जंगलों को काट काट करके लोगों ने कल्टीवेटेड एरिया बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपका डाटा है, 2017 में इसको क्रिएट किया गया था, ये डाटा मतलब सर्वे बनाया गया 2017 में। इस तरह से देखिए आप कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम ने 1951 में 129 मिलियन हेक्टेयर, सेकेंड टाइम जब सर्वे किया गया 1999 में तो 157 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद 2001 में किया गया तो 156, 2011 में किया गया तो 156, या इस तरह से लास्ट जब 2014 और 15 में किया गया तो 155 मिलियन हेक्टेयर
हमारा कल्टीवेटेड एरिया है। ठीक है, बहुत सारे एरियाज नॉन कल्टीवेटेड एरियाज भी होते हैं जिसमें खेती वगैरह नहीं की जाती है। देखिए नेक्स्ट आपका इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। ठीक है, इट इज यह इम्पोर्टेंट है इन टू इंक्रीज बढ़ती हुई एरिया अंडर इरिगेशन वाई, यानी कि यह एरिया अंडर इरिगेशन में क्यों बढ़ रही है। अंडर इरिगेशन में इसलिए बढ़ रही है, हो सकता है वहाँ पे रिवर का माध्यम हो, डैम्स के किनारे हो। ठीक है, तो जहाँ पर इरिगेशन यानी कि जहाँ पे सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को या जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसको काट करके लोग डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट आपको ये होमवर्क में आपको चार्ट प्रिपेयर करके बताना है। जैसे नेम ऑफ क्रॉप, आपको फसल का नाम भरना है, मंथ किस मंथ में बोई जाएगी, किस मंथ में काटी जाएगी, और सोर्स ऑफ इरिगेशन रैन, यानी कि उस आप एरिया में लिखेंगे रैन का है या टैंक है, ट्यूबवेल, कैनाल, etc, यानी कि आपके पास इरिगेशन का सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये आप एक तरह से आपको खुद से करना है इसको। अब देखिए नेक्स्ट है फॉर हायर yield is measured as crop produced on given piece of land during a single season till the mid 1960 यानी कि 1960 तक। ठीक है, 1960 तक जो मतलब मैक्सिमम क्रॉप जो फसलें उत्पादित होती थी अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग सिंगल सीजन, यानी कि एक ही सीजन में फसलें उगाई जाती थी। The seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields। ठीक है, यानी कि जो बीज ही बहुत उपचारित नहीं किया जाता था, सिंगल तरीके से इसको यूज किया जाता था। ट्रेडिशनल सीड्स नो ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, यानी कि जो परंपरागत बीज थे उनको क्या जरूरत थी, नीडेड लेस इरिगेशन, यानी सिंचाई की उनको कम जरूरत होती थी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग वीट वगैरह कल्टिवेटेड एरियाज में जैसे डालते हैं तो कुछ वीड्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है और कुछ वीड्स को पानी कम चाहिए होता है। फार्मर्स यूज्ड काऊ डंग, यानी कि किसान लोग काऊ डंग गाय के गोबर का यूज करते थे, एंड अदर नेचुरल मैनर एज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और कोई दूसरी भी खाद वहाँ पे ले लेते थे। All these were readily available with the farmers who did not have to buy them। यानी कि ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे काउडंग हो गया और नेचुरल मैनर मैनर हो गया, ये इनके पास खुद का अवेलेबल था, इनको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जनरली जिनके पास अगर खुद का मैनर हो, खुद का फर्टिलाइजर हो, तो ज़्यादा बेटर होता है। The Green Revolution in the late 1960 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yield varieties। ठीक है, यानी द ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति इन द लेट 1960 1960 में हरित क्रांति की जनक स्वामीनाथन। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, यानी कि यहाँ पर जब हरित क्रांति की जब स्थापना की गई तो वहाँ पे कंपेयर यानी कि यील्डिंग वैरायटीज और ट्रेडिशनल वैरायटीज में कंपेयर किया गया कि कौन से वैरायटीज ज़्यादा उत्पादन दे रहा है। तो प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन सिंगल प्लांट। ठीक है, तो HYV यानी कि जो जो आपका हाई यील्डिंग वैरायटीज था, इसके टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन सिंगल प्लांट, यानी कि ये एक सिंगल सीजन में सिंगल प्लांट से ट्रेडिशनल सीड्स से ज़्यादा उपज देता था। ठीक है, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल earlier। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticide to produce best result। यानी कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जब एच वाई क्वालिटीज को जब डेवलप किया तो इससे क्या मिला, केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से एंड पेस्टिसाइड और कीटनाशक के माध्यम से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जब पहले क्या था, तो पहले पारंपरिक लोग ट्रेडिशनल करते थे, अब ट्रेडिशनल को इन लोगों ने क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, ट्रेडिशनल को इन लोगों ने छोड़ करके HYV क्वालिटी को यूज करने लगे। ठीक है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज को यूज करने लगे।
higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizer और pesticide। यानी इसके लिए जो मेन चीजें थी, मेन जरूरत क्या थी, इरिगेशन आपके पास होना चाहिए था और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए थे, रासायनिक उर्वरक चाहिए थे, इसके बाद कीटनाशक वगैरह चाहिए होते थे। ठीक है, तो ये तीन चीजें रखने के बाद जो डेवलपिंग जो थी वो अच्छी होती थी। अब देखिए फार्मर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान वेयर द फर्स्ट ट्राई टू आउट मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। यानी कि यहाँ के जो किसान थे, इन्होंने पहली बार भारत में आधुनिक खेती करना स्टार्ट किया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। सबसे पहले इन लोगों ने क्या काम किया कि ट्यूबवेल को सेटअप किया अपनी जमीन पर सिंचाई के लिए। एंड मेड यूज HYV सीड, और इन्होंने ये अच्छी क्वालिटी वाला सीड्स को यूज करना शुरू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर डालने शुरू कर दिए एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग। सम ऑफ देम पार्ट फ्रॉम मशीनरी, कुछ लोगों ने मशीनरी भी खरीदी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर्स विच मेड प्लाउगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। यानी कि इन्होंने अधिक जल्दी से यानी कि तेजी से विकसित होने के लिए ये सारी चीजें खरीदना स्टार्ट कर दिया और इन मतलब कि टेक्निकल तौर पर यंत्रीकरण खेती करने लगे। दे वेर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। ठीक है, यानी दे वेर रिवार्डेड यानी कि उन ये हाई यील्ड्स यानी HYV गेहूं से यानी HYV क्वालिटी के सीड से इन्हें ये पुरस्कृत भी हुए, मतलब इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इन पालमपुर द yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, मतलब कि 1300 kg यानी कि 13 कुंटल ना, 13 कुंटल पर हेक्टेयर विथ HYV सीड से द yield went up to 3200 kg पर हेक्टेयर। यानी कि जो ट्रेडिशनल वेराइटीज की जो उपज थी वो 1300 kg थी, लेकिन HYV की जो उपज थी वो आपके पास 3200 kg हो गया। यानी कि आपके पास 32 कुंटल। ठीक है, अब यहाँ पे आप 13 कुंटल काट रहे थे और यहाँ पे आप 32 कुंटल काट रहे हैं, यानी कि टोटल 20 कुंटल की इंक्रीजिंग हुई। देयर वॉज ए लार्ज इंक्रीज, यानी कि ये क्या था, एक बहुत बड़ा इंक्रीजिंग था इन द प्रोडक्शन। यानी कि गेहूं के उत्पादन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। तो इससे क्या हुआ, किसानों को अच्छी उपज मिलने लगी और अधिक से अधिक लाभ भी मिलने लगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड वीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ वीट्स दिया हुआ है। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स फरवरी 2018 यानी फरवरी 2018 की रेटिंग है कि कितना ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से कितना हमारे एरियाज में दाल हो रही है, कितना हमारे एरियाज में गेहूँ हो रहा है। अब देखिए आपका व्हील द लैंड सस्टेन। देखिए व्हील द लैंड सस्टेन यानी कि क्या हमारे पास जमीन भी होनी चाहिए, हमारे पास जमीन होगी यानी क्या लैंड पर्याप्त होगा। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। यानी कि लैंड बीइंग नेचुरल रिसोर्स, ये हमारा हमारा क्या है, लैंड क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इट इज नेसेसरी टू केयरफुल यानी इसे हमें देखभाल करने की भी जरूरत है। यानी कि वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार इंडिकेट संकेत करता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति ये बताती है कि हम नेचुरल रिसोर्स को खराब कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी से हम लैंड पे काम कर रहे हैं, तो क्या करें, नेचुरल रिसोर्स को हम खराब कर रहे हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप पेस्टिसाइड यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी लैंड क्या होगी, खराब होगी। इन मेनी एरियाज, कई क्षेत्रों में ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। देखिए मेनी ईयर्स, कई सालों में ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड, ग्रीन रिवॉल्यूशन ये महसूस किया थी लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो क्या है, लॉस हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, कारण कौन सा था, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई, लॉस हो रही थी। आल्सो कंटिन्यूअस यूज ग्राउंड वाटर। ठीक है,
और कंटिन्यूअस यूज, ग्राउंड वाटर लगातार, ग्राउंड वाटर से लगातार हम ट्यूबवेल चला करके इरिगेशन कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या हुआ, ग्राउंड वाटर का भी लॉस हुआ, डिप्लेशन हो, ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हुआ। इन्वायरमेंट रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स वंस डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल रिसोर्स को भी नुकसान पहुंचा, ग्राउंड वाटर को भी नुकसान पहुंचा। It is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. यानी भविष्य के कृषि के लिए, ठीक है, भविष्य में कृषि के लिए हमें अपने पर्यावरण को भी डेवलपमेंट करना होगा। पर्यावरण का डेवलपमेंट मीन्स अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, ताकि जिससे पेस्टिसाइड्स वगैरह की मात्रा कम हो सके। और क्या करना होगा, सजेस्ट एक्टिविटी देखिए क्या है, सलाह क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर क्या करता है, रासायनिक खाद क्या करती है, प्रोवाइड मिनरल्स, मिनरल्स प्रोवाइड करती है, विच डिसॉल्व, जब वह पानी में घुलती है तो पौधों के साथ जाती है, बट दिस मे नॉट बी रिटेन, यानी कि लेकिन ये क्या करता है, लेकिन रिटेन सॉइल फॉर लॉन्ग, लेकिन यह मिट्टी में लंबे समय तक टिकता नहीं है। तो केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो मिट्टी में ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, लेकिन जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, जैसे काउ डंग हो गया, ये सब कच्चे पदार्थों को सड़ा करके जो मैनर बनाया जाता है, ये अच्छी तरह से टिकता भी है। ठीक है।